पुष्प देकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और मेमेंटो के साथ अभिनंदन करें। मेमेंटो मेमेंटो देकर अब मैं निवेदन करती हूं प्रदेश के पदाधिकारीगण से, मधु आजाद जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत आपकी तरफ से। अब प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए मैं आदरणीय मधु आजाद जी को, तेजपाल तंवर जी को, गोपीचंद गहलोत जी को निमंत्रित करती हूं कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मधु आजाद जी, तेजपाल तंवर जी, गोपीचंद गहलोत जी प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। मंच से भी ताली बजे और आप भी तालियों के साथ अभिनंदन में सम्मिलित हों। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जिले के दोनों महामंत्री और प्रभारी दीपक मंगला जी पगड़ी पहनाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी को प्रदेश के दोनों पदाधिकारी आदरणीय जीएल शर्मा जी, समय सिंह भाटी जी दोनों पगड़ी पहनाकर अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। अब मैं आदरणीय सुधीर सिंगला जी से निवेदन करूंगी, जो गुरुग्राम के विधायक हैं वो आए और अपने वक्तव्य को रखें। मंचासीन अपनी ईमानदारी, निष्ठा और लगातार बेहतरी का प्रयास करते रहने वाले मान व सम्मान के योग मेरे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारी पार्टी भाजपा के कर्मयोगी प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, मेरी बड़ी बहन सुधा यादव जी, पूर्व सांसद, हरियाणा के पूर्व मंत्री राव नवीर सिंह जी, मेरे साथ पटौदी के एमएलए सत्यप्रकाश जरावता जी, सोना से मेरे साथ विधानसभा के अंदर साथी श्री संजय सिंह जी, बादशाहपुर के एमएलए श्री राकेश दौलताबाद जी, मेयर मैडम मधु आजाद जी, मेरे गुड़गांव के प्रभारी पलवल के विधायक श्री दीपक मंगला जी, मेरे जिले के अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ जी, गोपीचंद जी पूर्व डिप्टी स्पीकर, यहाँ उपस्थित सभी पार्षदगण, युवा मोर्चे के अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी जी, किसान मोर्चे के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी, महिला मोर्चे की अध्यक्ष श्रीमती सुंदरी खत्री जी, ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष श्री किशन स्वामी जी व अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष श्री नंबरदार रंजीत सिंह जी, वे सम्मानित मंच, मौजूदा सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सभी को इस मंच से हरियाणा प्रगति रैली में गुड़गांव का प्रतिनिधित्व होने के कारण मेरी ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सबको प्रणाम। मित्रों, 2014 के अंदर जब पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली तो हम सभी ने कभी नहीं सोचा था कि देश इतनी गति से आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 वर्षों में देश को विश्व पटल पर इतना आगे बढ़ा दिया कि हमारे देश का झंडा लगाने से कोरोना के अंदर यूक्रेन से लोग आए, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे वो सुकन्या योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो,
चाहे वह देश के एक एक गांव में बिजली पहुंचाना हो, चाहे योग को अंतर ख्याति पे दिलाना हो, उसी मार्गदर्शन को प्राप्त कर उसी जोश और जुनून के साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने तो बिना भी किसी भेदभाव के हर छात्र के, हर क्षेत्र के लोगों के लिए विकास का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नारा दिया कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। इस नारे को चरितार्थ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के एक एक गांव व समाज के एक एक व्यक्ति के विकास की योजना बनाई। इस योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने काम किया। इसी क्रम में अपने खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला प्रदेश भी बना दिया। ज़्यादातर योजनाएं ज़्यादातर लोगों की समस्याओं को सरल पोर्टल के माध्यम से समाधान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों को दिया, जिससे उन्हें बार बार किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ता। और मुझे कुछ लोग मिलते हैं अन्य प्रदेश में तो गुड़गांव की विकास के बारे में महसूस करते हैं, इसलिए मुझे गर्व होता है ऐसे मुख्यमंत्री जी के साथ काम करते हुए। गुड़गांव का एक एक इलाका तेज से विकास कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शन विजन की बदौलत गुड़गांव के विकास से अगले 50 वर्षों की जरूरत की ध्यान रख के कर रहा है। वो कहते हैं ना भ्रष्टाचार करूंगा, न भ्रष्टाचार करने दूंगा, न जनता के पैसे से झूठे का प्रचार करने दूंगा। ईमानदार हूँ, ईमानदारी का संकल्प है अपना, बेईमानों को न बेईमानी का व्यापार करने दूंगा। वेदांत तीरथ जी ने कहा, ईमानदार बनकर आप अपनी बिल्कुल अलग पहचान बनाते हैं। आपके व्यक्तित्व की यह चमक किसी लाख कोशिश के बाद छुपाए नहीं छुपती और हमारी सरकार यही ईमानदारी विपक्ष से लोगों को खटकती है। मगर कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले, हमारी सरकार सदैव बिना किसी दाग के काम करती रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सब में विश्वास की बात कही। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस हृदय को चरितार्थ किया। मैं आप सभी गुड़गांव वासियों को दिल से आभारी हूँ। मैं अपने सदैव जरूरत से ज़्यादा प्यार और स्नेह देकर हमें जिताने का कार्य किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उससे कई गुना गुड़गांव को दिया। मैं बताता हूं कि 2014 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी तरीके से रैलियां करी थी, लेकिन इस साल रैली ना करने की वजह ये रही 2 साल तक कि कोविड आ गया और कोविड की वजह से कुछ रैली डिले हो गई। गुड़गांव में वैसे तो काफ़ी काम हो रहे हैं। सोना का एलिवेटेड रोड, सेक्टर 10 में फ्लाईओवर, महावीर चौक के पास अंडरपास, अतुल कटारिया चौक पर फ्लाईओवर, वो इसके साथ ही गुड़गांव के अन्य मांग जो इस मांग पत्र में संलिप्त है, मेरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी इन सभी मांगों को पूरा कराकर हमें अनुग्रहित करेंगे। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ एक मुझे कहानी याद आ गई। एक किसान के पास एक गांव के अंदर एक गाय थी। जो गाय जो है समुद्र के अंदर चला करती थी। वो इससे काफ़ी धनवान हो गया। फिर उसने सोचा कि क्यों ना गाँव वालों को बता दिया जाए। उसने गाँव में डंडोरी पिटवाई कि आओ और मेरी गाय का कर्तव्य देखो, और गांव के लोग इकट्ठे हो गए। गांव ने गाय को देखा तो उसने कहा कि गाय को पानी पर चलकर दिखाया। पानी पर चलकर दिखाया और उधर जब गई वापस तो गाय चलकर भी वापस आ गई। तो कुछ लोगों ने कहा कि तो बहुत अच्छी गाय है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इस गाय को तैरना नहीं आता, नीरी मूर्ख है। ऐसे जो लोग हैं वो पशुवृत्ति के लोग हैं, जिनको मल मूत्र के अंदर ही उनका खाना पसंद है और उसी में आनंद लेते हैं। दुनिया भर में भारत की तारीफ हो रही है। कैसे प्रधानमंत्री ने बेहतरीन मिसालों के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया, नेतृत्व किया, आज की चुनौतियों के अवसर में बदलने के तरीके सुझाए। दुनिया आश्चर्यचकित है कि भारत कितनी तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। दुनिया को ताज्जुब हो रहा है कि अपनी सीमित क्षमताओं के बावजूद भारत दिनों दिन कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना रहा है। ओमिक्रॉन के चलते एक नई लहर शुरू होने के बावजूद देश का मूड पॉजिटिव है। कोई दहशत नहीं, कोई डर नहीं। हमारा भारत, हमारा हरियाणा इसी प्रकार सभी बुराइयों से मजबूती के साथ लड़ता रहेगा। देश व प्रदेश के इसी प्रकार विकास करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का यहाँ पे पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं संजय सिंह जी से निवेदन करूंगी, सोना के विधायक वो आए और अपने वक्तव्य को रखें। परम आदरणीय हमारे हरियाणा के विकास पुरुष, हरियाणा की आन बान शान व पूरे देश में मैं समझता हूं अपनी जनकारी नीति और
आम आदमी की किस प्रकार उसकी चिंता की जा सके, पूरे देश में मिसाल और जो अपनी योजनाएं पूरे देश में जो लागू करवाने का काम किया, हमारे ऐसे हरियाणा के पहले यशस्वी मुख्यमंत्री श्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी, मेरे विधानसभा में साथी हमारे तीनों विधायक, सम्मानित मंच, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मेरा डिस्ट्रिक्ट गुड़गांवा के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, मैं आप सबकी तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज गला खराब होने के कारण मेरे से भी ज़्यादा नहीं बोला जा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी जो मांगे हैं मैं बिना देखे बिना पढ़े ही आपको बता रहा हूँ। हमारे लगते जो मारुति जो कुंज क्षेत्र है, करीब यहाँ 70 से 80 हजार की आबादी यहाँ रहती है। मैंने पिछली जो सरमथला रैली में भी मांग की, आपने उसको कहा भी पूरा करने के लिए, जो भौंडसी में पीएचसी जो होती थी उसको सीएचसी का दर्जा करके उस मारुति कुंज क्षेत्र में बनवाने का काम कराएं, और वहाँ लगती हुई करीब 60 से 70 हमारी जो कच्ची कॉलोनियाँ जो पुरानी बसी हुई हैं, वो किसी कारणवश से उस टाइम अपलोड नहीं हो पाई, उनको भी रेगुलर करने का काम करें। और बहुत सी मांगे जो लिखित में मैं उनको दे रहा हूँ। मैं एक बार फिर आप सभी का यहाँ पधारने पर आपका माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद संजय सिंह जी। अब मैं आग्रह करूंगी सत्य प्रकाश जरावता जी, पटौदी के विधायक, वो आए और अपने वक्तव्य को रखें। भारत माता की। हरियाणा के यशस्वी, ओजस्वी, कर्मशील, ममता और करुणा के प्रतीक, विकास का दूसरा नाम और भ्रष्टाचार के काल, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, पूर्व सांसद बहन सुधा जी, पूर्व मंत्री राव नरवीर जी, मेरे सभी तीनों विधायक साथीगण, हमारी बहन जिलाध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और देव तुल्य पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पत्रकार साथियों, आज मैं इस मंच से कोई मांग नहीं मानने जा रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के लिए आया हूं कि पटौदी की जनता को पिछले 3 वर्ष में, पहले भी बहुत, जब राव नरवीर जी मंत्री थे, बहुत काम किए, लेकिन 3 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य के जबरदस्त काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किए। आपका हृदय की गहराई से आज मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने हमारे थड़ियों के गांव, जहां पर पीने का पानी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि मीठा पानी आएगा, आपने उन 33 गांव में पीने का पानी 66 करोड़ रुपए लगाकर लाने का काम किया। आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। पटौदी में कॉलेज, मानेसर में नगर निगम, और इसके साथ ही कितने ही ऐसे कार्य जो हमारे पटौदी विधानसभा के लिए किए गए। आपने पूरे हरियाणा में बहुत काम किए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कुछ जो हमारी छोटी छोटी मांग हमने आपको लिखित में दी हुई है, और हमने कभी आपसे मन से मांगने की आवश्यकता महसूस नहीं की। आपने हमें हमेशा दिल खोल कर दिया है, और आज भगवान भी मेहरबान है
और आप भी मेहरबान हो। गुरुग्राम की जनता का हमेशा आपने ख्याल रखा है और आज भी उम्मीद है कि आप दिल खोलकर इस गुरुग्राम की जनता का जैसी उम्मीद आपसे लगाई हुई है और जैसा आप हमेशा करते आ रहे हैं, आज आप भी आप दिल खोलकर बरसेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जरावता जी, गागर में सागर वाली बात आपने कही है। अब मैं विधायक बादशाहपुर राकेश दौलताबाद जी को आमंत्रित करती हूं कि वो आए और अपने वक्तव्य को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे प्रदेश की आन बान शान माननीय मनोहर लाल जी का आज गुड़गांव में पधारने पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं पूरे गुड़गांव की तरफ से। और पूरे गुड़गांव की जनता को एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार खड़े होके इनके सम्मान में खड़े होके सारे के सारे एक बार जो है अपना प्यार जताएं। एक बार खड़े होके सारे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के बड़े यशस्वी हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो हमारे अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारी बहन एक्स एमपी जो हैं सुधा यादव जी हैं, मेरे बड़े भाई जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और बड़े अच्छी तरीके से मेरे जब हमने सामने सामने चुनाव नहीं लड़ा था, लड़ा जब भी और उसके बाद भी एक भाई की तरह हमारा रिश्ता है, राव नरवीर जी, और हमारे जिले की जो अध्यक्ष हैं गार्गी कक्कड़ बहन जी, जो कि बहुत मेहनत से अपने जिम्मेदारी को संभाल रही हैं। मेरे मेयर बहन जी का भी बहुत बहुत वो शुक्रिया, पीछे बैठे थे तो। और मेरे साथी जो एमएलए हैं सुधीर सिंगला, जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, संजय भाई हैं, जरावता जी हैं, इन सब का मैं तेजपाल तंवर जी सॉरी। और एक बड़ी अच्छी बात है कि मैं दीपक मंगला जी हमारे बीच में हैं, हमारे गुड़गांव के प्रभारी हैं। इतना ज्ञान मिलता है इनके साथ बैठ के, तो मैं दीपक जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं गुड़गांव की तरफ से। देखिए साहब, आज मेरे कहने का तो कोई दिन है नहीं, मैं तो लगातार हर दिन आपके बीच में रहता हूं। आज तो हम सुनने आए हैं मुख्यमंत्री जी को, हम पलखे बिछाए बैठे हैं पूरी गर्मी के अंदर, धूप के अंदर, कि भाई आज मुख्यमंत्री जी जो है। और ये रैली आज सबसे महत्वपूर्ण किस लिए है, बस मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं। देखिए, हर आदमी यहाँ पे एक परिवार के साथ है, अपने बच्चे को हर आदमी जो है स्कूल भेजता है, स्कूल में वो पढ़ता है, वो उसके ऊपर है वो कितने अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है, फिर उसके जो है टीचर हेडमास्टर जो है उसके नंबर देते हैं, उसको पास करते हैं, फेल करते हैं। जिस दिन फेल करते हैं, पास करते हैं, उस दिन उसके माँ बाप को भी स्कूल बुलाया जाता है रिपोर्ट कार्ड देने के लिए। तो आज मेरा तो रिपोर्ट कार्ड का दिन है और मेरे माँ बाप आप लोग बैठे हो मेरे सामने, और जो जिनको मेरे नंबर देने हैं वो आपके सामने बैठे हैं। मेरे नंबर जो है आज मुख्यमंत्री जी मेरे को फेल करके जाते हैं, हमारे चारों विधायकों को या पास करके जाते हैं, वो आप बस आज मुख्यमंत्री जी के, भाई हम लोगों ने अगर जनता के बीच में रहे होंगे या इन आप लोगों के साथ प्यार दिया होगा तो ये हम लोगों को पास करेंगे। मुख्यमंत्री जी का सिर्फ एक ही कहना है, जनता के बीच में रहो, जनता के काम करो। मेरे पास आने की जरूरत नहीं, बेशक कोई रात के 24 घंटे में आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं, जनता के बीच में रहो। लेकिन तो हमने जो है एज ए स्टूडेंट वो जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई या नहीं निभाई, उसके आप लोग गवाह हो। क्या आप लोग मुख्यमंत्री जी से सिफारिश करते हो कि हम तीनों भाइयों को पास कर दे, चारों भाइयों को सिफारिश करते हो मुख्यमंत्री जी से?
अरे ऐसी सिफारिश से तो नंबर 10 में से 9 8 आ जाएंगे। एक्सीलेंट मतलब कि पूरे के पूरे टॉप करवाओ। बोलो हमें पास करवाते हो चारों भाइयों को। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी की हमने सारी की सारी मांगे, हमारी कॉलोनी अप्रूवल से मेट्रो की बाकी सारी की सारी मांगे जो हमारा इलाका पानी में डूबा हुआ, सारी मतलब 43 मांगे जो है मुख्यमंत्री जी को दी हुई हैं। और आप सब लोगों का फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राकेश जी। मैं निवेदन करता हूं पूर्व सांसद आदरणीय बहन सुधा यादव जी से कि वो मंच पर आकर संबोधन करें। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, इस मंच के ऊपर विराजमान चारों विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी गुड़गांव जिले की अध्यक्षा और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, गुरुग्राम की इस पावन धरती पर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और ये जनसमूह जो आज यहाँ पर आया है, ये इस बात का द्योतक है कि गुड़गांव की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पॉलिसीज के अंदर अपना विश्वास जताती है, उसके साथ में मोहर लगाती है और आज ये जनता हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आई है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात न कहते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक विशेष बात जो कल उन्होंने हिसार के अंदर हम सबको कही थी, वो आपके सामने रखना चाहूंगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम स्टैंड अप पॉलिसी के ऊपर काम करना चाहते हैं, हम किसी सिटिंग पॉलिसी के ऊपर काम नहीं करना चाहते। अर्थात परिवार पहचान पत्र को बना करके हम उन परिवारों को चिन्हित कर रहे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिनके परिवार में कोई रोजगार नहीं है। हम युवा पीढ़ी को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करके और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हरियाणा और आगे बढ़ सके। हम उन सरकारों की तरह काम नहीं करना चाहते जो घर बैठे सेटिंग पॉलिसी बना करके और मुफ्त में सारी चीजें बांट करके लोगों को गुमराह करे और जीवन यापन में आने वाले समय में उनको कठिनाइयां हो, ऐसी पॉलिसी नहीं बनाते। और हम सब ने देखा है कि पिछले 7.5 वर्षों के अंदर गरीब कल्याण की, हरियाणा के अंदर बदलाव की और हर चीज को नई टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ते हुए सुगम बनाने का जो काम मुख्यमंत्री जी ने कहा है, किया है, उससे बहुत सारी चीजों के अंदर सरलता आई है और हम सब ने विकास को और बदलाव को होते हुए देखा है। इन्हीं शब्दों के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ आगमन पर मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सुधा जी। अब मैं आग्रह करूंगी कि कुछ हमारे बीच में सामाजिक संगठन हैं जो स्वागत करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का। मैं सबसे पहले निमंत्रण दूंगी डॉक्टर एनपी सिंह जी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष, देवेंद्र सरकार जी जो प्रधान आभूषण विक्रेता संघ के प्रधान हैं, विनोद कटारिया जी, परवीन पहूजा जी और मनमीत वालिया जी, और रविंदर जैन जी जो प्रधान रोटेरियन क्लब के हैं। कृपया वो मंच पर आए और आकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। दूसरी टीम तैयार रहे। बादशाहपुर से सत्यवान डागर जी, प्रोफेसर सुंदरलाल जी, धर्मेंद्र तंवर जी, कर्नल आर के शर्मा जी, इनके साथ जो सभी साथीगण हैं वो आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जब तक पहली टीम मंच से नीचे नहीं उतरे, कृपया
वो पीछे पंक्ति बना ले। जोरदार तालियों के साथ आप भी सामने से अभिनंदन और स्वागत करते रहें। तालियों की आवाज कम है, जोरदार तालियां इस स्वागत में आपका भी। अब मैं निवेदन करूंगी सत्यवान डागर जी से, प्रोफेसर सुंदर जी से, धर्मेंद्र जी से, कर्नल आर के शर्मा जी से, प्रहलाद लोचप जी से, अनूप प्रधान जी से, सतीश कुमार जी से, हरिओम जी से, अनिल मान जी से, रितु जी से और सुनील कुमार, सुशील विदुषी जी से और सुनील सरीन जी से कृपया वो मंच पर आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। दौलताबाद से सन्नी सिंह जी, अलका दलाल जी, परवीन मलिक जी, कृपया बड़ी माला के साथ। मेरा राकेश दौलताबाद जी से निवेदन है कि अपने सभी साथियों को एक साथ बड़ी माला के साथ, जैसा आपने कहा था, वो सभी लोग मंच पर आए। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी एक साथ। एक फोटोग्राफ अब मैं संगठन के सभी कार्यकर्ता बंधु जो मंच पर हैं, कृपया वो जल्दी से बड़ी माला लेके आएं और प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन और स्वागत करें। ठीक है जी। आरडब्ल्यू से मेरा निवेदन है, राकेश दौलताबाद जी एक बार जरा ध्यान करें। बड़ी माला के साथ एक बार स्वागत और अभिनंदन। आरडब्ल्यू वाले माला लेके नहीं, वैसे आ जाएं फटाफट। अब मैं निवेदन करूंगी सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी से, एक बार सभी कार्यकर्ता एक बार मंच खाली कर दें और आरडब्ल्यू कृपया जल्दी से अपना स्थान ले लें। अब मैं आग्रह करूंगी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी से कि वो आए और अपने वक्तव्य को रखें।
बहुत ही आदर के योग्य हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिन्होंने आज दिन में सिरसा में एक जन सैलाब को संबोधित किया और अभी गुड़गांव में एक दूसरे जन सैलाब को संबोधित कर रहे हैं, ऐसे यशस्वी कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने हमारे चारों विधायकों को मेरिट से पास कर दिया और उसके बाद मेरिट से पास हुए हमारे विधायक भाई संजय सिंह जी, सत्यप्रकाश जरावता जी, सुधीर सिंगला जी और राकेश दौलताबाद जी, इनको भी बधाई देता हूं। और राकेश इसमें ज़्यादा शाना है, उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रिपोर्ट कार्ड लिखवा लिया आपसे। अब इस मौके पर उपस्थित वीरांगना बहन सुधा यादव जी, पूर्व मंत्री मेरे साथी राव नरवीर सिंह जी, मनीष यादव जी, हमारे उपाध्यक्ष जीएल शर्मा जी, हमारे प्रदेश में सचिव समय सिंह भाटी जी और हमारी जिला अध्यक्ष गार्गी कड़कड़ जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी अधिकारी पदाधिकारी, हमारी मेयर मधु आजाद जी, हमारे प्रभारी और कोषाध्यक्ष दीपक मंगला जी, पूर्व विधायक तेजपाल तंवर जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपी चंद गहलोत जी और मंच पर उपस्थित अन्य अधिकारी और पदाधिकारी गण, आज इस गुड़गांव की इस ऐतिहासिक शाम मैं अपने भाषण को कुछ अच्छी बातों से शुरू करना चाहता था, लेकिन जब मंच पे आया तो एक खबर देखी। पंजाब के एक बड़े प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला जी, कल उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई पंजाब में और आज उनकी हत्या कर दी गई, उनका मर्डर हो गया। मैं कहना चाहूँगा कि आदर्शवाद वही ठीक होता है जो लोगों की सुरक्षा करे। पंजाब की सरकार अगर ऐसे आदर्शवाद पर चलती है और ऐसे प्रसिद्ध गायक जाते हैं तो ये बहुत बड़ी जनधन की हानि होगी, बहुत बड़ी ऐसे शख्सियतों की हानि होगी जिनको लोग प्यार करते हैं, जिनके गीत सुनते हैं। ऐसा निर्णय, ये निर्णय पंजाब सरकार के गलत निर्णय के कारण, वहाँ आप पार्टी की सरकार के गलत निर्णय के कारण सिद्धू मूसेवाला जी एक अच्छे गायक हमारे बीच में नहीं रहे। इस दुख की बात के साथ मुझे अपनी बात कहनी पड़ रही है। मैं उनके प्रति अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के दुख में सहभागी होता हूं। मुझे मंच पर बैठे बैठे एक अच्छी खबर मिली, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी आज गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है और मेरी पार्टी ने अभी अभी दलित नेता कृष्णलाल पवार को राज्यसभा का टिकट दिया है। मैं आप सबके साथ उनको बधाई देता हूं। आपके माध्यम से भी मेरी बधाई उन तक पहुंचे और सभी दलितों को मुझे लगता है कि इस बात से कि ये पार्टी किस प्रकार से प्रतिनिधित्व दे रही है, किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, हर समाज को साथ लेके, सबका साथ सबका विकास। आज दिन में कुरुक्षेत्र में आप पार्टी की सभा थी। आप पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी ने वहां दावा किया कि मैं हरियाणा का बेटा हूं और यह भी कहा कि हर बेटा अपनी मां से प्यार करता है। अगर केजरीवाल जी आप हरियाणा के बेटे का दावा करते हैं और अपनी मां से प्यार करते हैं तो नियति ने, भाग्य ने आपको पंजाब का राज्य दिया है और ये गुड़गांव की धरती, ये मेवात की धरती, ये दक्षिणी हरियाणा की धरती प्यासी है और पंजाब की तरफ हमारा 19 लाख एकड़ फीट पानी बकाया है
अगर इस माँ के आप सच्चे सपूत हो तो पहले वो पानी लेकर आना, फिर माँ के प्रति अपनी ममता और स्नेह को जताना। ये मैं आज उनको उत्तर देना चाहता हूँ। इस गुड़गांव की इस धरती से जिसको पानी की एक एक बूंद की जरूरत है, अर्बन क्षेत्र के लिए भी पानी की जरूरत है। जैसे राव नरवीर जी चिंता कर रहे थे, जितनी आबादी बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई के लिए भी पानी की जरूरत है। 19 लाख एकड़ फीट हरियाणा के पानी का हक वर्षों से दबा हुआ है और नियति ने आपको ये मौका दिया है। इसको आप पूरा करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो ममता आप जताने का प्रयास कर रहे थे, वो ममता मैं कहूंगा कि आप में थोड़ी सी भी उसकी कोई बूंद है तो निश्चित रूप से हरियाणा के हक का 19 लाख एकड़ पानी दिलाएं। गुड़गांव हरियाणा का सबसे बड़ा महानगर है, यह हरियाणा की आर्थिक राजधानी है। लेकिन जिस प्रकार से गुड़गांव का विकास हो रहा है, मैं मुख्यमंत्री जी को, राव इंद्रजीत सिंह जी को, यहाँ के विधायकों को बधाई देना चाहूंगा। चाहे आप सोना रोड पर निकल जाओ, चाहे रेलवे की कोई भी फाटक आपको पार करनी हो, चाहे बंतावा द्वारका एक्सप्रेस वे देखना हो, एक ऐसा क्षेत्र यह विकसित हो रहा है। मुझे लगता है कि हरियाणा में सबसे शानदार जानदार कोई शहर इस प्रकार का विकसित हो रहा है जो जैसा गुड़गांव विकसित हो रहा है। मुझे लगता है इसका सानी कोई उत्तर भारत में दूसरा नगर नहीं होगा। और ऐसा प्रेम मुख्यमंत्री जी का इस नगर के प्रति है कि शायद कोई महीना बीतता हो जब कोई शिलान्यास नहीं होता हो या कोई ना कोई उद्घाटन नहीं होता हो। आज भी एक महिला कॉलेज के साथ आप मंच पर आए हैं, मैं इस बात के लिए भी आपको बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं। अभी इसी समय 26 से 30 के बीच में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2014 को शपथ ली थी और दूसरी बार 30 मई को शपथ ली थी। ये समय मोदी जी के 8 साल के पूरे होने का है। मैं जनता के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूं कि आपने केंद्र में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और मैं उन कुछ बातों को याद करना चाहता हूं जो 2014 से पहले नहीं थी और 2014 के बाद इस देश में हैं। उससे 2014 से पहले हमारे देहात में बटेऊ भी आ जाता तो तड़के उसको कहते थे बटेऊ बोतल उठा तेरे को घुमा ले आऊं, लेकिन आज हर घर में शौचालय है। ये 2014 के बाद की मोदी और मनोहर सरकार की देन है। हम जनसभा में खड़े होकर पूछते थे कोई घर ऐसा तो नहीं है जिसमें रसोई गैस नहीं पहुंची हो। मुझे इस बात का आनंद है आज हर माता की रसोई में गैस है और ये काम करने का काम मोदी और मनोहर सरकार ने किया है। मैं दोनों सरकारों का इसके लिए अभिनंदन करता हूं। हर घर में नल से जल, ईंधन की जिम्मेवारी ग्रामीण क्षेत्र में मां की होती थी और कुएं से पानी लाने की जिम्मेवारी भी मां की होती थी, महिलाओं की होती थी। हर घर में नल से जल पहुंचाकर, रसोई गैस पहुंचाकर जैसे माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाया है, हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिसमें हर घर में नल से जल है। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। इस जनसभा में हमारे सामने लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे वो दिन याद है जब प्रधानमंत्री पानीपत में आए थे और झोली फैलाकर कहा था हरियाणा के लोगों, मैं आपसे हरियाणा की बेटियों की भीख मांगने आया हूं, अपनी बेटियों को बचाओ। और मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, आज बेटियों के रेशियो बढ़ी है, हमारे प्रदेश में बेटियां बराबरी पर आ रही हैं। ये बात सार्थक हुई है, इसके लिए अभिनंदन है दोनों सरकारों का। प्रधानमंत्री जी ऊपर से योजना शुरू करते हैं, फसल बीमा लाते हैं, हरियाणा सरकार उसको लागू करती है। प्रधानमंत्री पेंशन योजना लाते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं उसके पैसे मैं जमा करा दूंगा। प्रधानमंत्री बीमा योजना लाते हैं 12 रुपए और 360 रुपए की, मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम जमा कराएंगे। प्रधानमंत्री 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देते हैं, हमारे मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से 4,000 रुपए का टॉप अप करके उसको बढ़ा कर देने की बात करते हैं कि इन सब योजनाओं का खर्चा मैं दे दूंगा। ऐसी सरकार को, केंद्र की सरकार को 8 साल और अक्टूबर में मनोहर जी की सरकार को भी 8 साल होंगे। ये बदला हुआ देश, बदला हुआ भारत जो हम देख रहे हैं। 2 बातों का जिक्र और करूंगा क्योंकि मुझे आपके प्रति और प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करनी है। एक जमाना था जब हमारे देश पर आतंकवादी आक्रमण होते थे, हम कुछ नहीं करते थे। आज हम पर आक्रमण होता है तो हम उसके देश में जाकर ठोक कर आते हैं। ऐसा बदला हुआ भारत हमने देखा।
मेरे याद है जब ईरान इराक का युद्ध था, अमेरिका ने कहा था युद्ध को रोको, हमारे नागरिक निकलेंगे, मेरी कंपनियां निकलेंगी, मेरे एम्बेसी के लोग निकलेंगे। आज भारत का प्रधानमंत्री कहता है, महाशक्ति से कहता है, रूस से युद्ध रोको, यूक्रेन के लोग युद्ध रोको, मेरे 23,000 बच्चे निकलेंगे, एक एक बच्चा सुरक्षित निकल के आता है। भारत का गौरव बढ़ाने का काम इन प्रधानमंत्री के समय में हुआ है। उसके बाद मैं वंदन करूंगा। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम नारा लगाते थे। कांग्रेसी भाई कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, अब तो दीपेंद्र भी जाके दर्शन कराया, बनने लग रहा है कोई भी दर्शन कर सकता है। शान बड़ी है भारत की। भारत के प्रधानमंत्री को हमने वहां साष्टांग प्रणाम करते हुए देखा है। वो काशी विश्वनाथ का मंदिर, वैभवशाली मंदिर, गंगा जल उठाकर बाबा को सीधा चढ़ा सकते हो, ऐसा बदलता हुआ दृश्य हमने देखा है। ऐसा बदलता हुआ भारत और ऐसा बदलता हुआ हरियाणा, चारों तरफ जिस प्रकार से एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, टाइमिंग कम हो गया है एक दूसरी जगह जाने का, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने कोरोना में इस प्रदेश को, देश को सुरक्षित रखा है। हर आदमी तक वैक्सीन लगाकर भारत का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूं। यहां बैठे हुए हैं हम, बिना मास्क के बैठे हैं। बाइडेन भी मास्क लगा के आता है जब प्रधानमंत्री को टीवी पर मिलता है। हम भारत के प्रधानमंत्री का, हरियाणा के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि हर व्यक्ति को वैक्सीनेट करके सुरक्षित करने का काम किया है। इसके लिए आभारी हैं हम आपके, इस बड़े बात के लिए जो इस देश को 80 करोड़ लोगों को एक को भी भूखा नहीं सोने दिया, उसके लिए भी हम अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये ऐसा गुड़गांव का क्षेत्र आपके लिए सब तरह से गौरव का विषय है, ये आपके भी ध्यान में है। मेरे चारों विधायक जो मेरिट में पास हुए हैं, उन्होंने जो मांगे रखी है, मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते आग्रह करता हूं, उन सभी मांगों को आप पूरा करके जाएं और गुड़गांव को ऐसा वैभवशाली, गौरवशाली जो है गुड़गांव बनाए कि देश का हर योग्य आदमी ये कहे कि मेरा एक मकान गुड़गांव में जरूर हो। ऐसे सपने हर कोई व्यक्ति लेकर सोए, इसको सबसे श्रेष्ठ नगर बनाने का काम करें। मैं पुनः आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, आपको प्रणाम करते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। भारत माता की। प्रदेश अध्यक्ष जी, आप सबको जिनका इंतजार था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने वक्तव्य को देंगे। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत सभी लोग करेंगे। मैं आग्रह करूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। थोड़ा जोर आजमाइश सब मिलके करेंगे तो पता नहीं आवाज कहां तक जाएगी। भारत माता की। थोड़ा दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंची है, दिल्ली के अंदर नहीं पहुंची है। भारत माता की। भारत माता की। धन्यवाद। आज गुरुग्राम नगर में अपने इस जिले की ये जो प्रगति रैली है, इस रैली में इतना उत्साह और इतनी बड़ी संख्या में, इतने जोश से आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ इस रैली में हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अपने अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष, जिले की अध्यक्षा बहन गार्गी कक्कड़ जी, पूर्व सांसद बहन सुधा यादव जी, पूर्व मंत्री राव नरवीर जी और हमारे इस जिले के चारों विधायक ठीक का राकेश जी ने
कि हमको पास करेंगे कि नहीं करेंगे। पहला दृश्य जो है, चारों विधायक हमारे इसमें पास हैं, चाहे हमारे पटौदी के भाई सत्यप्रकाश जी जरावता हो, चाहे राकेश दौलताबाद हो, चाहे हमारे सुधीर सिंगला हो, भाई संजय सिंह हो, और पलवल के हमारे विधायक भाई दीपक मंगला भी, वो भी अपना योगदान करने के लिए आए हैं। हमारी बहन मधु आजाद, महापौर नगर निगम, भाई तेजपाल जी तंवर, पूर्व विधायक, आदरणीय श्री गोपीचंद गहलोत जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर, श्री जीएल शर्मा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, श्री समय सिंह भाटी जी, अजय गौड़ जी, संजय भसीन जी। नाम बहुत लिखे हुए हैं, जिनका नाम भूल जाए वो सब जी, जिनका नाम न भूले वो भी सब जी। आप सभा में उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आप सबका अभिनंदन। हम लोग गुरुग्राम में हैं और गुरुग्राम का नाम आज न केवल अपने प्रदेश में, न केवल देश में, बल्कि पूरी दुनिया में एक आइकॉनिक सिटी गुरुग्राम, इस नाते से पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। गुरुग्राम का अपना इतिहास है। हम जानते हैं कि इसका नाम गुरुग्राम भी उसी इतिहास के नाते रखा गया। ये गुरु द्रोणाचार्य जी की धरती है। गुरु द्रोणाचार्य जी को हम नमन करते हैं कि शिष्य गुरु परंपरा में उन्होंने जिस प्रकार से एक मिसाल कायम की है, हम उसी प्रकार से ज्ञानवर्धन के नाते गुरु द्रोणाचार्य जी से और अपनी प्रेरणा लेते रहे। भाइयों बहनों, ये एक औद्योगिक नगरी है और ये औद्योगिक नगरी हमारे देखते देखते इसने बहुत विस्तार किया है। मैं आज से लगभग 32 साल पहले 1990 की बात आपको याद कराता हूं। मैं कभी कभी गुरुग्राम आने का मौका मिलता था, अपने स्कूटर पर आता था, और ये जो ओल्ड दिल्ली रोड है, जिसको मारुति वाली सड़क हम कहते हैं, यही गुरुग्राम आने का रास्ता था। और ये जो बाहर जितना आज हाईवे का नेशनल हाईवे जो बन गया है, जयपुर हाईवे, ये सड़क उस समय मिट्टी डलनी शुरू हुई थी और हमारे मन में विचार जाता था कि शहर के बाहर इस प्रकार से सरकार पैसा खर्च कर रही है, मिट्टी डालेगी, सड़क बनाएंगे, करोड़ों रुपया खर्च होंगे, इसका उपयोग क्या होगा? आखिर गुरुग्राम आने का रास्ता तो अंदर से, बाहर जंगल में से कौन आएगा? ये 30-32 साल पहले की बात आपको बताता हूं। और इस 32 साल में धीरे धीरे देखते 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 आज गुरुग्राम का एक स्थान बन गया है। जैसे मुंबई को, जैसे बेंगलोर को हम एक सपने का एक शहर देखते हैं, सिटी देखते हैं, वैसे ही लोगों के सपने का शहर ये गुरुग्राम बन गया है। गुरुग्राम में अपने किसी काम के लिए बाहर से कोई व्यक्ति आता है, चाहे देश से चाहे विदेश से आता, तो काम करने के लिए, काम करके शायद 10-5 दिन में वापस जाएगा, लेकिन आने के बाद जब वो इस समय का विषय देखता है, दृश्य देखता है, उसको लगता है कि मुझे गुरुग्राम में ही बस जाना चाहिए, उसके बसने की इच्छा कर जाती है। तो भाइयों बहनों, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा एक, जिसको कहना चाहिए एक स्वप्न का जो हमारा शहर है, ये हमारा बना है। हरियाणा का ये प्रवेश द्वार है, दिल्ली से प्रवेश करते हैं, तो गुरुग्राम प्रवेश द्वार होने के नाते सारी दुनिया को प्रभावित करता है। हमारा यह गुरुग्राम की जो और विशेषताएं हैं, देश का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, मैं कहा करता हूं ये भले दिल्ली की सीमा में है, लेकिन अगर दूरी नापें तो गुरुग्राम से नजदीक है, दिल्ली से वो दूर है, दिल्ली से वो दूर पड़ता है। हमें उसका इतना लाभ है। हमारे देश की, दुनिया की 400 फॉर्चून कंपनीज, उनके ऑफिस यहां हैं, 400 फॉर्चून कंपनीज, और हजारों लोगों को, बल्कि मैं कहूंगा लाखों लोग अपने व्यवसाय के नाते, चाहे हमारे हरियाणा के लोग हैं और चाहे बाहर के लोग हैं, अपनी आजीविका के लिए आते हैं। और यहाँ का वायुमंडल, वातावरण वो बहुत अच्छा बना है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे आईटी हो, चाहे पानी हो,
बिजली हो, चाहे यहां पर मानो पर्यावरण के नाते से उसकी सुरक्षा हो, किसी भी मामले में। हाँ, एक मामले में आज भी हमको थोड़ा सा संकोच होता कहने में कि बरसात के दिनों में कहीं कहीं थोड़ा पानी भरता है। हमको पूरा ध्यान है कि ये समस्या को हल करने के लिए हम दिन रात लगे हैं और पिछले 4-5 साल में कितने ही अंडरपास बनाए, कितने ही पानी को निकालने के लिए ड्रेनेज की हमने व्यवस्था की, ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी, क्योंकि विकास जब होता है 10-20 साल के विकास में कई बार जो कमियां रहती हैं उसको पूरा करने के लिए थोड़ा समय लगता है। एक पानी की समस्या यहाँ की, ये जो नजफगढ़ झील है, वहां हमारे जो किसान बंधु हैं, हजारों एकड़ पानी में वो यानी जमीन जो है पानी से भर जाती है। हमने बहुत प्रयत्न करके और डिपार्टमेंट को धीरे धीरे लगभग 8-10 बैठकें करने के बाद अब अंत में ये निर्णय हुआ है कि जो पंचायती जमीन का 90-92 एकड़ जमीन जो है उसको झील के रूप में रखेंगे, उसके बाद बाढ़ बांध देंगे, 5000 एकड़ जमीन ये हमारी सुरक्षित हो जाएगी। और इसमें चूंकि वो बादशाहपुर विधानसभा में आता है, तो मैं इसका श्रेय भी अपने विधायक राकेश दौलताबाद को दूंगा कि उन्होंने लगातार प्रयत्न करके और इस काम को कराया है। तो इसलिए हमारे सब विधायक अपने कामों को लेकर के और चंडीगढ़ में सभी विभागों से मिलते हैं। मेरे पास जब भी आते हैं तुरंत उनके काम को, क्योंकि गुरुग्राम हमारा आइकन सिटी है, छोटी सी कमी रह जाए तो बहुत कठिनाई खास करके मेरे लिए जरूर आ जाती है। क्यों आती है? हमने सब 22 के 22 जिलों को एक एक प्रभारी मंत्री के नाते उनके जिम्मे सौंपा हुआ है। और आपको जानकारी कुछ लोगों को तो होगी, सबको नहीं होगी। गुरुग्राम जिले को प्रभारी मंत्री इस नाते से मैंने अपने पास रखा हुआ है और इस नाते से हर महीने मेरा आना होता है। ठीक कहा हमारे अध्यक्ष जी ने कि हर महीने जब मैं आता हूं तो एडमिशन के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कभी 5, कभी 10, कभी 2, कभी 8 वो प्रोजेक्ट लेके खड़े रहते हैं, इसका शिलान्यास कर जाओ, इसका उद्घाटन कर जाओ। आज का गुरुग्राम आज से 5 साल पहले भी कोई आया होगा तो बहुत बदला हुआ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले 5 साल के बाद ये गुरुग्राम कुछ और होगा, ये कुछ और होगा। जैसे उदाहरण के लिए सेक्टर 37-38 इसके बीच में 1000 एकड़ एक जगह रखी हुई है, हमने HSIDC ने एक्वायर की हुई है और वो कई वर्षों से उसकी प्लानिंग बन रही है। कुछ आगे बढ़ाने के लिए किसी सरकार ने पहले काम नहीं किया। हमने आते ही इसको केंद्र सरकार से पहले समझौता किया। केंद्र सरकार ने कहा कि हम इसको अच्छा एक ग्लोबल सिटी बना करके देंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से बात सिरे नहीं चढ़ी। अब पिछले 6 महीने से लगातार हम बैठ के कर रहे हैं और उस ग्लोबल सिटी के लिए हमने एक प्रारूप तैयार कर लिया है। उसके लिए 3 रोड शो हमने कर लिए हैं। बॉम्बे में भी हम 20-25 बड़े डेवलपर से बात करके आए हैं। आने वाले 6 महीने के अंदर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा और एक ऐसी ग्लोबल सिटी, दुनिया के सबसे बड़ी वो सिटी होगी। आज दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी कोई है तो वो 800 एकड़ में है और ये हमारा जो सिटी बनेगी 1008 एकड़ में बनेगी। 1008 एकड़ की एक भी सिटी नहीं बनी है कहीं भी। तो मित्रों, गुरुग्राम दिन दोगुनी रात चौगुनी ये उन्नति कर रहा है और इसके लिए जितने भी काम हैं लगातार हम इसको, चाहे सिंगापुर हो उससे आगे बढ़ाएंगे, चाहे दुनिया का और कोई बड़ा शहर हो उससे भी आगे बढ़ाएंगे। इस शहर के देखा जाए तो कई हिस्से हैं। एक गुरुग्राम, ओल्ड गुरुग्राम, एक न्यू गुरुग्राम, एक मानेसर का इंडस्ट्रियल गुरुग्राम, एक ग्रामीण गुरुग्राम। हमारा ध्यान सब पर है। जब हमको ध्यान में आया कि मानेसर क्षेत्र थोड़ा सा पिछड़ रहा है तो हमने बातचीत करके उसका नया कारपोरेशन बनाया। पिछले साल नया कारपोरेशन मानेसर का बन गया है। गुड़गांव एकमात्र जिला है गुरुग्राम जिस जिले में 2 कारपोरेशन है और किसी जिले में 2 कारपोरेशन नहीं है। हमने यहाँ विकास के नाते GMDA का गठन किया, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ताकि एक अलग से एक ऐसी अथॉरिटी हो यहाँ के काम की हर फाइल ये अब चंडीगढ़ नहीं जाएगी। अब तो GMD के अधिकारी यहीं बैठेंगे, यहीं अधिकारी काम को उसकी ड्राइंग बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, पास करेंगे, टेंडर करेंगे और काम देना शुरू कर देंगे। GMD बनने के बाद हजारों करोड़ रुपए का काम GMD ने करना शुरू कर दिया है।
और आज भी कुछ प्रोजेक्ट मेरे पास ऐसे बड़े आए हैं जो जीएमडी के माध्यम से हम कराएंगे। आज उसकी मैं घोषणा करने वाला हूं। और संयोग ऐसा है कि आज की जो घोषणाएं हैं, आज तक 7.5 साल में जितनी रैलियां की है, मैंने हिसाब किताब लगाया, उन सब रैलियों में सबसे ज्यादा सबसे बड़ी घोषणाएं वो आज इस रैली में होने वाली हैं, इस रैली में होने वाली हैं। भाइयों बहनों, गुरुग्राम हमारा एक आर्थिक राजधानी मैं कह सकता हूं हरियाणा की, क्योंकि अर्थ भी यहां से पर्याप्त हमको मिलता है। जहां हमारा खर्च ज्यादा होता है वहां में यहां से लाभ भी ज्यादा होता, अर्थ भी मिलता है, क्योंकि यहां इंडस्ट्री बहुत है। इंडस्ट्री से हमने जीएसटी को मिलता है, जीएसटी के अलावा और भी कई तरह के टैक्स मिलते हैं। तो हम जितना पैसा यहां खर्च करते हैं, कोशिश करते हैं सारा यहां लगे। या कहीं कमजोर कोई इलाका है, कई बार एक परिवार में कोई कमजोर परिवार का सदस्य होता है, उसकी मदद करनी होती है, तो कहीं हम कमजोर परिवार के सदस्यों को भी यहां से लाभ पहुंचाते हैं। संकल्प हमारा है कि पूरे हरियाणा का हमने प्रगति करनी है, पूरे हरियाणा को हमने विकास से विकसित हरियाणा करके बनाना है। तो उसमें गुरुग्राम का एक बहुत बड़ा योगदान है। गुरुग्राम के लिए जो हमारे विकास के काम है उनको मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जैसे मैंने बताया बहुत हमने काम किए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन अब तो आगे बढ़ने की बात है। आज जो आगे और काम कराने वो आपको बताऊंगा। और मैं पूरे प्रदेश की बात आपसे करता हूं। शिक्षा, इसमें हमने हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज होना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों को, चाहे वो छात्र हैं छात्राएं हैं, 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी ये ना बनानी पड़े। अभी हमारे विधायक पटौदी बता रहे थे कि हमारे यहाँ कॉलेज की जो शिक्षा है, कॉलेज के जो एडमिशन है वो शुरू हो गए हैं। अभी पिछले दिनों में यहाँ सेक्टर 14 में गुरुग्राम में भी एक कॉलेज की बिल्डिंग हमारी बनी है। अभी एक भांगरोला काकरोला वहां भी एक कॉलेज की बिल्डिंग हमारी और बनने वाली है। इसलिए कॉलेज के नाते जितनी सहायता सहयोग हमको यहां करना है वो सारा हम करेंगे। स्कूली शिक्षा, सरकारी स्कूलों को उसके चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे अध्यापकों का स्तर बढ़ाने की बात है, सब चीजें हम कर रहे हैं। उसमें सरकारी स्कूलों का लेवल बढ़ाने के लिए हमने एक और मॉडल संस्कृति स्कूल ये शुरू किए हैं। तो संस्कृति मॉडल स्कूलों में स्कूल का कैडर अलग होगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा, सीबीएसई का होगा, और पहले साल में 500 नए स्कूल हरियाणा में हम ये खोलने जा रहे हैं। अभी हमने, क्योंकि कोविड का एक जो हमको अनुभव आया, कोविड के अंदर स्कूलों में शिक्षा बंद हो गई, अध्यापकों ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। जो तो अच्छे परिवार थे, संपन्न परिवार थे, संभ्रांत परिवार, उनके यहाँ तो मोबाइल भी है, एक हर आदमी का मोबाइल है, कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, टेबलेट भी है, सब चीजें हैं। लेकिन गरीब बच्चों के पास ये चीजें नहीं होती, अभाव होता है। और अगर कोई उनके पास मोबाइल होता भी है तो वो एंड्रॉयड नहीं होता जिसमें पढ़ाई कराई जा सकती है, छोटे सामान्य मोबाइल होते हैं। हमने तय किया कि इस पहले साल के पहले चरण में हरियाणा के 10वीं, 11वीं, 12वीं इन 3 कक्षाओं को 5 लाख इनकी संख्या है, 5 लाख टेबलेट, एक का खर्चा लगभग 15,000 रुपया पड़ता है। तो ऐसे 5 लाख टेबलेट लगभग 750 करोड़ रुपया खर्च करके, और ये हमने बांट दिए हैं सब बच्चों को। और आपको बताऊं, इतना बड़ा काम देश में ही नहीं, दुनिया में किसी भी देश में 3 क्लासों का एक साथ 5 लाख टेबलेट बांटने का काम किसी ने नहीं किया है, किसी ने नहीं किया। आज बड़े बड़े देश वो अचंभे में रह गए कि हरियाणा ये काम कर रहा है। तो मित्रों, हरियाणा में शोर मचाने वाले मचाते रहेंगे कि शिक्षा ये है, शिक्षा वो है। जितनी शिक्षा की प्रगति हरियाणा ने, नीति आयोग की रिपोर्ट है कि हरियाणा ने जिस प्रकार से प्रगति की है किसी प्रदेश ने ऐसे नहीं की है। हम किसी के उल्टा सीधा बोलने से हम कोई बुरा नहीं मान रहे हैं, वो बोलते रहें, लेकिन हमारा कारवां चलता रहेगा। कहते हैं कारवां चलता रहेगा, कुत्ते भौंकते रहेंगे, जिनको भौंकना भौंकते रहो।
हमको कोई लेना देना नहीं, हम अपने काम को बराबर हम कर रहे हैं, तो हमारा कार्य आगे बढ़ता जाएगा। पूरे प्रदेश में 17 नेशनल हाईवे ये हमने आने के बाद मंजूर कराए हैं, 6 पूरे हो चुके हैं, 11 पर काम चल रहा है। आज हरियाणा का कोई जिला ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी नेशनल हाईवे के साथ ना लगा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो डेडिकेटेड रेलवे जो हमारा कॉरिडोर है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो यूपी, दिल्ली, मुंबई, ये जो सारा हमारे हरियाणा में से होकर के निकलता है, इसका 170 किलोमीटर हरियाणा में हिस्सा है। मुंबई तक अब जो पहले 3-3 दिन, 4-4 दिन में गाड़ियां पहुंचती थी, अब 12-14 घंटे के अंदर हमारा कोई भी सामान मुंबई पहुंच सकता है। ये उद्योग के लिए बहुत बड़ा लाभ हमको मिलेगा। इसी प्रकार ईस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है, जो पंजाब से शुरू होता है, कलकत्ता तक चला जाता है, उसमें भी 72 किलोमीटर हिस्सा ये हरियाणा का आता है। हरियाणा का इंडस्ट्री का उधर जो अंबाला है, यमुनानगर है, उस सारे क्षेत्र के इंडस्ट्रियलिस्ट को उसका लाभ होने वाला है। तो इसलिए मित्रों, हम जो इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में, अब ये केजीपी को ले लीजिए आप, केजीपी जब तक नहीं बना था तब तक दिल्ली के अंदर होकर के हमको जाना पड़ता था। 135 किलोमीटर का जो केजीपी की सड़क बनी है, बाहर से दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करना पड़ता, और बहुत जल्दी हमारे जो लोग उत्तर भारत में जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, पंजाब निकलना हो, तो इस रास्ते का उपयोग करते हैं। और न केवल केजीपी, बल्कि केजीपी के साथ साथ एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, रेल का एक रेलवे लाइन, वो भी उसके साथ साथ बन रही है। उसके लिए भी लगभग 6000 करोड़ रुपए का ये काम शुरू हो गया है कि केएमपी के साथ साथ एक रेलवे लाइन निकलेगी। और फिर गुरुग्राम के लोग, फरीदाबाद के लोग, या हमारे झज्जर जिले के लोग, शताब्दी भी इस पर चलेगी। शताब्दी पकड़ के चंडीगढ़ जाना हो तो हमको दिल्ली जाके नहीं पकड़नी पड़ेगी, इसी रूट से सीधे हम अपनी ट्रेन जाकर के पकड़ सकते हैं। हमने सोना में आईएमटी बनाई 1400 एकड़, हमने खरखोदा में 3000 एकड़ जमीन को विकसित किया, जिसके अंदर 1000 एकड़ अभी मारुति ने एक नया प्लांट लगाने के लिए हमसे लिया है। बहुत लोग शोर मचाते थे कि आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी है कि जिसमें से मारुति शायद कहीं बाहर ना चली जाए, गुजरात ना चली जाए, लेकिन हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस प्रकार की है कि देश और दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति इन 5 सालों में हमारे यहाँ के लगाए हैं। कोई उद्योगपति बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। आज उनको बहुत लाभ हरियाणा की ओर से मिल रहे हैं। इसी में से मारुति का जो नया प्रोजेक्ट है वो उन्होंने खरखोदा में लगाने का अपना निर्णय लिया है। ये भी एक बहुत बड़ा ये काम किया गया है। वो प्लांट के लिए उन्होंने जमीन खरीद ली है, बहुत जल्दी ये करने वाले हैं। मित्रों, इसी प्रकार रेलवे के बहुत काम हैं। रोहतक में महासी करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन, यहाँ से रोहतक में एलिवेटेड रेलवे लाइन के आरओबी आरईओबी। रेलवे मंत्री ने हमको कहा है कि हरियाणा में कोई भी फाटक नहीं रहना चाहिए। जहां रेलवे लाइन पर फाटक है सबको बंद कर दो, या तो रेलवे ओवरब्रिज बनवा लो या रेलवे अंडरब्रिज बनवा लो। और हम अगले साल में जितने भी ऐसे फाटक हैं उन सबको बंद करके और रेलवे के सहयोग से ओवरब्रिज, अंडरब्रिज सारे के सारे कंप्लीट करा देंगे। फिर हरियाणा में किसी गाड़ी को फाटक के ऊपर खड़े होकर इंतजार नहीं करनी पड़ेगी। ये एक हमारी योजना है। हिसार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमारे यहाँ 2 एयरपोर्ट की सुविधा हमें मिल रही है, चाहे वो नई दिल्ली का है और चाहे चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट में हमारा हिस्सा भी है, लेकिन है वो हमारे हरियाणा की भूमि से, यानी हरियाणा की जो हद है उसको बाहर है। उससे दिल्ली का एयरपोर्ट भी बाहर है। हरियाणा की जमीन पर एक एयरपोर्ट बढ़िया, हिसार में अपना एक एयरपोर्ट, नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट उसका नाम रखा है। आने वाले 2 साल के अंदर वहां डोमेस्टिक फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट, कार्गो फ्लाइट सब चलनी शुरू हो जाएंगी। हरियाणा का, पश्चिमी हरियाणा भी उस नक्शा उसका बदलेगा। भाइयों बहनों, रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में हमने बनाई है। मेट्रो का विस्तार, चाहे वो गुरुग्राम फरीदाबाद का है, चाहे बल्लभगढ़ मुजस्सर का है, और चाहे बहादुरगढ़ से आगे सांपला तक है, ये सब रेल की मेट्रो लाइंस, इसको बनाने का भी आगे पाइपलाइन में योजनाएं हैं। बहुत जल्दी इस पर काम शुरू होगा। बाड़सा के एम्स में, यानी एम्स का जो एक कैंसर का संस्थान है, झज्जर बाड़सा के अंदर
बहुत बड़ा सेंटर, देश और दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है कैंसर का। और इसी प्रकार से रेवाड़ी में एक एम्स ये भी मंजूर हुआ है, उसकी जमीन खरीद ली गई है, एम्स का उस पर भी विचार होगा। जहां तक मेडिकल कॉलेजेस की बात है, हमने हरियाणा के हर जिले में कहा था कि मेडिकल कॉलेज आएगा और सब जगह घोषणा हो गई है। आने वाले 3 साल के बाद सारे मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो जाएंगे। 2014 में जब हम आए थे, मात्र 750 एमबीबीएस की सीटें, ये हरियाणा में हम एडमिशन देते थे उनको, 750 डॉक्टर 5 साल के बाद हमको मिलते थे। लेकिन आज जितने मेडिकल कॉलेज और हमने बढ़ाए हैं इन 7 सालों में, आज 1650 सीटें, 900 सीटें और बढ़ गई हैं, एमबीबीएस की 1650 सीटें हैं। और आने वाले 3 साल के बाद जब सभी मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे तो 2900 यानी विद्यार्थी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे। 2900, उसमें हमारे यहाँ का शीतला माता मेडिकल कॉलेज वो बन के तैयार हो जाएगा। शीतला माता मेडिकल कॉलेज, इसकी हमने गुरुग्राम में घोषणा की है, उसका काम शुरू हो चुका है, टेंडर हो चुका है और बहुत जल्दी उसका काम जो है शुरू होकर के पूरा होगा। हमने शिक्षा में तो काम किया ही है, इंडस्ट्री में पूरे हरियाणा में 146 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, उसका नाम हमने रखा पद्मा स्कीम। आखिर दूर दराज के एरिया में भी इंडस्ट्री के लोग जाएं और वहां लोगों को रोजगार मिले। छोटा एमएसएमई का सेक्टर होगा, छोटी छोटी इंडस्ट्री हमारा हरियाणा का आदमी खुद भी लगा सके, इस पर हम काम कर रहे हैं। मित्रों, लोगों को रोजगार देने के लिए हमने अंत्योदय मेले लगाए हैं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 1 लाख रुपया वार्षिक आय से कम वाले लगभग 7 लाख परिवार हरियाणा में से हैं। हम इन 7 लाख परिवारों के नौजवानों को उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको लोन दिलाएंगे, सरकार की सब्सिडी दिलाएंगे, सरकार की ग्रांट दिलाएंगे, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अगर पैरों पर खड़ा होंगे, ऊपर उठेंगे, तो बीपीएल की कैटेगरी से बाहर होकर के उनको ऊपर लेकर के आएंगे। आखिर हमने एक पॉलिसी बनाई है कि हर व्यक्ति बेरोजगार को रोजगार मिले, वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के कमाएगा और स्वाभिमान से चढ़ा होकर के मैं कमा के खाता हूं। एक दूसरे हमारे नेता हैं, आज रैलियों का दिन है, एक रैली हमारे एक नेता ने कुरुक्षेत्र में की है, आपकी इस रैली से भी छोटी थी, और हम तो आज दूसरी रैली ये कर रहे हैं। एक सुबह सिरसा में करके आए हैं, जहां बहुत बड़ी संख्या में, और एक आज यहां कर रहे हैं। एक दिन में 2 रैलियां। और वो जो नेता जिसकी बात कर रहा हूं, वो बहकावे में कैसे लोगों को लाए हुए हैं। हमने तो स्टैंड अप पॉलिसी लागू की है, खड़े हो जाओ और अपने पैरों पर खड़े होकर के रोजगार करो, परिवार को पालो। उनको पॉलिसी क्या ध्यान में आई है, वो कहते हैं सिट डाउन पॉलिसी। सिट डाउन पॉलिसी माने बैठे रहो, कुछ मत करो, मैं फ्री में दूंगा, तुम फ्री में खिलाऊंगा। अरे फ्री में देने से समाज का भला होता है क्या? हाँ, जो को असहाय है, काम नहीं कर सकता है, उसको हम फ्री दे सकते हैं, लेकिन जो काम कर सकता है, जिसमें योग्यता है, बल है, जिसकी बुद्धि है, उसको स्किलिंग करा के, पढ़ा करके, उसको रोजगार लायक बना करके उसको काम दिलाना, उसको स्टैंड अप पॉलिसी में लाना। आप बताइए, स्टैंड अप पॉलिसी ठीक है कि सिट डाउन पॉलिसी ठीक है? जिसको लगता है स्टैंड अप पॉलिसी ठीक है, वो जरा हाथ खड़े करो। और जिसको लगता है सिट डाउन पॉलिसी ठीक है, बैठा के खिलाओ, वो जरा हाथ खड़े कर दो। अब ये हमारा वो जो एक राजनीतिक नया लीडर खड़ा हुआ है, वो इस तरह बहका रहा है। इस तरह बहकाने से यानी बीमारू स्टेट बना देगा, वो पंजाब को बीमारू बनाएगा, दिल्ली बीमारू की तरफ बढ़ रही है आगे, दिल्ली में यही खेल खेले हैं। इसलिए मित्रों, ये समाज को हमको समझाना है कि फ्री बीज, मुफ्त का खिलाना, ये समाज के हित में भी नहीं है, प्रदेश के हित में भी नहीं है। ये स्वाभिमानी आदमी को इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमने पढ़ाई के साथ साथ कौशल रोजगार, इसके लिए भी हम एक यूनिवर्सिटी बनाई है। हर किसी जवान को पढ़ाओ, साथ में कुछ हुनर सिखाओ। हुनर सीखेगा तो वो काम करेगा। जहां तक नए उद्योग का विषय है, हमने ये भी कहा है कि नए उद्योगों में आप 75% की रिजर्वेशन, जो वर्कर लेवल है, 30,000 तक की आय है, उसको 75% हरियाणा के लोगों को रखना होगा। अगर हरियाणा से उनको लोग नहीं मिलते, तब वो बाहर से कहीं से भी ला सकते हैं। शुरू में उद्योगपति ने थोड़ा इसका विरोध किया, लेकिन जब उनको समझाया गया तब वो सब मान गए हैं कि ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, केवल ऐसे वर्कर्स की स्किलिंग कराना,
उनका हुनर विकास करना, ये सरकार भी कराएगी, वो फैक्ट्रियां भी, कंपनियां भी कराएंगी, तो हमारे नौजवान को हम सक्षम बना करके और उन फैक्ट्रियों के अंदर लेकर के जाएंगे। मित्रों, ऐसा ही हेल्पलाइन 112 की सेवा हमको पता है कि इसमें भी हमने बहुत बड़े काम किए हैं। हमने आस ऑटो अपील सिस्टम, ये गुरुग्राम के लोगों को समझना चाहिए। हमारा जैसे राइट टू सर्विस एक एक्ट बना हुआ है, इस राइट टू सर्विस में कोई भी काम की सीमा तय करते हैं कि ये काम सरकार के लोगों को 10 दिन में करना चाहिए, ये 20 दिन में करना चाहिए। पहले कोई काम नहीं करता था तो हम उनके पीछे भागते रहते थे, वो फाइल दबा के रख लेता था। अब सिस्टम बदल गया है। राइट टू सर्विस में 10 दिन 20 दिन जितने भी काम के हैं, अगर वो कर्मचारी अधिकारी नहीं करेगा तो अपने आप अपील हो जाएगी, फर्स्ट अपील उसके ऊपर के अधिकारी के पास जाएगा। उसके लिए भी दिन निश्चित है, किसी को अप्लाई नहीं करना, कंप्लेंट नहीं करना। वो भी फर्स्ट अपीलेंट पर नहीं काम करता तो सेकंड अपीलेंट के पास चला जाएगा, और निश्चित दिन में सेकंड अपीलेंट ने भी काम नहीं किया तो हमारा जो राइट टू सर्विस कमीशन है उस कमीशन के पास चला जाएगा, और कमीशन जिन कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने काम नहीं किया उनको दंडित करने का काम करेगा कि तुम्हारा इतना फाइन होगा। ये फाइन जो है, ये जो जिसका काम है, जिसकी सर्विस है, उसको भी दिया जाएगा कि तुम्हारा काम इतना लेट हुआ है, जुर्माने में हमने 5,000, 10,000, 20,000 लगाया, ये उसको भी दिया जाएगा। ये हमने ऑटो अपील सिस्टम के नाते से काम किया है। एक बहुत इस प्रकार का प्रगतिशील ये एक जो हमने एक स्टेप उठाया है, ये सब किया है। मित्रों, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे चारों विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे बाकी कार्यकर्ता और आप सब भी इस इंतजार में हैं कि हमारे विधायकों ने बहुत सी डिमांड्स दी हैं। उन डिमांड्स के बारे में जब मैंने कहा कि सबसे ज्यादा राशि की डिमांड्स आज मैं बोलने वाला हूं, तो ये जरूर आपके सामने मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, डिमांड्स तो बड़ी संख्या में आई हैं, कुछ पहले आई हैं, कुछ आज भी आई हैं। उनमें हम डिपार्टमेंट से हमेशा उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेते हैं, ये होने लायक है या नहीं है। होने लायक काम है, तुरंत उसकी घोषणा करते हैं। जो नए काम आज बताए गए हैं, ये डिपार्टमेंट से हम फिजिबिलिटी लेकर के अगले किसी कार्यक्रम में घोषणा करेंगे, अन्यथा हमारे विधायकों को बता देंगे ये काम आपके मंजूर हुए हैं और इसको डीसी के माध्यम से या डिपार्टमेंट के माध्यम से आगे करना शुरू कर देंगे। लेकिन आज से 15 दिन पहले जो काम आ गए थे उसके बारे में जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्री एजुकेशन के स्कूलों का अपग्रेडेशन का विषय था, कोई नए स्कूल की बिल्डिंग थी, एक बड़ा काम 5.5 करोड़ का कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल सरमथला सोना विधानसभा में है। मैं स्वयं वहां गया था, उस बिल्डिंग के लिए 5.5 करोड़ का यह मंजूर किया है। बाकी छोटे छोटे काम हैं, वो भी लगभग 28 काम है स्कूलों के, ये हमने पूरे किए हैं। इसी प्रकार हर्बल पार्क है विलेज टिकली, 2.5 करोड़ इसको मंजूर किया है। ड्रेनेज नेटवर्क बादशाहपुर सेक्टर 68 से 115, इसको कंप्लीट करने के लिए, उसकी कनेक्टिविटी मास्टर ड्रेन के साथ मिलाने के लिए ये हमारे राकेश दौलताबाद जी ने काम दिया है। इसके ऊपर 75 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, वो 75 करोड़ रुपए हमने मंजूर कर दिया है। इसी प्रकार जीएमडीए का एक दूसरा काम है, 200 MLD का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान चंदू में जो लगने वाला है, इसको भी मंजूर किया है और जीएमडीए इस काम को करेगा। 235 करोड़ रुपए का ये खर्चा आएगा। तो जो पानी की बात मैं कह रहा था, इन कामों में से वो ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार सीवरेज सिस्टम जो नए सेक्टर्स बने हैं, सेक्टर 77 से 80 और 103 से 115, ये जो सीवरेज सिस्टम का काम जीएमडी करेगा, बहुत बड़ा काम है। इस काम में भी 965 करोड़ रुपया खर्च होगा, इसको भी हम मंजूर करते हैं। तो कुल मिलाकर जीएमडी का सबसे बड़ी घोषणा यही है, 1275 करोड़ रुपया जीएमडी के माध्यम से इन नए सेक्टर्स में लगाया जाएगा, ताकि पानी की समस्या, चाहे वेस्ट वाटर है, चाहे बरसाती पानी है, इस पानी की समस्या का हल ये इसमें से हम निकालेंगे। इसी प्रकार कुछ हाजीपुर में पीएचसी का निर्माण, इसको कराने के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए का ये भी मंजूर किया जाता है। पटौदी में पीएचसी कासण की बिल्डिंग बनाई जाएगी,
3 करोड़ 60 लाख रुपया इस पर भी लगेगा। सोनाम विधानसभा क्षेत्र में 10 गांव के पानी का जल स्तर ऊपर है और उसमें भी बोरवेल लगाने की जो डिमांड की गई है, 10 बोरवेल 4 करोड़ 42 लाख रुपया ये उसके ऊपर खर्च आएगा। ऐसे ही पटौदी में पानी के लिए, क्योंकि पानी की काफी कठिनाई है, पीने के पानी की भी 86 गांव 14 ढाणी, उसमें कासण, मुंगारका, नूरगढ़, ये कुल मिलाकर 88 गांव और 14 ढाणियों को पानी के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। उसमें अन्य जो वाटर वर्क्स के संबंधित जितने भी काम हैं उनको किया जाएगा। ये भी 164 करोड़ रुपया इसके लिए भी पटौदी के लिए ये मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार विलेज भोकार का, इसमें वाटर वर्क्स का ये मैंने बता दिया। फिर 14 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी पटौदी में होडल नू पटौदी पटौदा रोड से हेली मंडी, इसके ऊपर 14 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ मालपुरा वाया लोकरा मऊ रोड, इस पर 25 करोड़ रुपया खर्च आएगा। होडल नू पटौदी पटौदा रोड 8.5 करोड़ रुपया आएगा। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पटौदी में ये भी 6.5 करोड़ रुपया है। ढाणी अहिरान फरीदपुर करोला, ये भी पटौदी विधानसभा है, 8 करोड़ 84 लाख रुपए का ये खर्च आएगा। इस प्रकार से ये पटौदी के पीडब्ल्यूडी के काम, बादशाहपुर के पीडब्ल्यूडी के काम, सोहना के पीडब्ल्यूडी के काम, गुरुग्राम क्योंकि शहरी क्षेत्र ज्यादा हो गया उसमें काफी कम है, तो ये पीडब्ल्यूडी के सब काम 458 करोड़ रुपए के ये सारे हमने मंजूर किए हैं, ताकि कामों की लिस्ट डिप्टी कमिश्नर को मिल जाएगी, वहां से सब लोग ले सकते हैं। सोना में लघु सचिवालय, तावड़ू में लघु सचिवालय 36 करोड़ रुपया इसके लिए भी मंजूर किया है। गुरुग्राम में जो हमारे विधायक सुधीर सिंगला जी ने जो डिमांड रखी है, इसमें 2 डिमांड बस स्टैंड की है। एक बस स्टैंड जो हमारा पुराना बस स्टैंड पहले से है, उसको 5 एकड़ जमीन पर सिटी बस सर्विस उसके लिए अलग से बनाया जाएगा, और जो बड़ा बस स्टैंड इंटरनेशनल या जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा होगा वो सीही गांव में 15 एकड़ जमीन HSIDC की वहां तय की है, 15 एकड़ पर वो बस अड्डा वहां जाएगा, ताकि दोनों बस अड्डे ये वहां पर काम करेंगे। स्पोर्ट्स के नाते फर्रुखनगर में स्टेडियम 10 करोड़ रुपया मंजूर। पटौदी मानेसर, इसमें 8 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर। मानेसर कासण पचगांव 10 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर। बादशाहपुर में टीकली गांव 10 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर। तो मित्रों, खेलों के लिए 68 करोड़ रुपया ये हमने मंजूर किया है, ताकि खेल में हमारे खिलाड़ी वो आगे बढ़ें। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये घोषणा ऐसी है कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ गया है, पेट्रोल डीजल इस पर चलने वाले प्रदूषण करने वाले वाहन हैं, तो हमने जो NCR एरिया जितने भी जिले हैं इसके अंदर अभी उन स्थानों को छोड़ रहा हूं मैं जहां चुनाव है। चुनाव के अंतर्गत जहां कहीं नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में आचार संहिता लगी है, उन स्थानों को छोड़ करके बाकी सब स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की ये हमने योजना बनाई है। बसों की भी है और उसमें जीप की भी है, उसमें ये जो 3 व्हीलर चलते हैं इनके लिए भी है। गुड़गांव की पहले बन गई है। लगभग 800 व्हीकल ये हम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद करके और पहले वाले सब व्हीकल को रिप्लेस करेंगे। ये एक योजना भी आपको बता रहा हूं मैं। जो कॉलोनीज अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनको हमने अप्लाई कराया था, लिस्ट बनाई थी। 60 कॉलोनीज इस जिले की, सोना को छोड़कर इस जिले की 60 कॉलोनीज की लिस्ट बनी है। उन 60 कॉलोनीज को जल्दी हम जो है उसको रेगुलर करने की ओर, उसका फिजिबिलिटी, उसका सब सर्वे, उसका सब हो रहा है। तो ये सारी जो कॉलोनीज हैं इनको रिजर्व करने के लिए
ऑथराइज करने के लिए हम साहब काम कर रहे हैं। मित्रों, गुरुग्राम शहर की कुछ डिमांड्स आज ही ज्यादा मिली हैं, पहले मिली हैं वो छोटी छोटी डिमांड हैं, आज भी जो मिली है उसकी फिजिबिलिटी कराएंगे। लेकिन इसमें चूंकि शहर के कार्य सारे काम नगर निगम को जो कराने होते हैं, नगर निगम को हमने इंडिपेंडेंट कर दिया, वो अपने आप काम कराएं, हम तो उनके लिए पैसे भेजते हैं। तो नगर निगम को इस साल में अपने छोटे काम कराने के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि ये गुरुग्राम नगर पालिका नगर निगम के लिए ये रिलीज किए जाएंगे। इसमें से वो सारे काम जो है वो होंगे। तो इस प्रकार से आज जितनी डिमांड्स मंजूर की गई हैं, जितना शहरी इलाके में जो पैसे मैंने मंजूर किए हैं, ग्रामीण इलाके में किए हैं, ये कुल मिलाकर 2711 करोड़ रुपया ये बनता है। और मैं समझता हूं कि 2711 करोड़ रुपया ये हाईएस्ट किसी रैली में घोषणा की है। तो आज आपको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो काम आपके हो रहे हैं बढ़िया है, घोषणा हो गए बढ़िया है, फिर भी कोई काम ध्यान में आता है, छोटे छोटे काम, उसके लिए हमने 2 पोर्टल बनाए हैं, एक नगर दर्शन, एक ग्राम दर्शन। कोई भी नागरिक अपने यहाँ की समस्या डिमांड नगर दर्शन में, ग्राम दर्शन में डाल सकता है। अब आपको जरूरी नहीं है कि अपने किसी नेता को, विधायक को, सांसद को देके आने। हमने ये काम जनता पर छोड़ा है कि अपनी डिमांड हमारे पास भेजो, हम फिजिबिलिटी कराएंगे और वो सारे काम आने वाले 2-3 महीने में सब पूरे हो जाएंगे। तो जनता के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता हमने खोला है कि अपनी डिमांड्स आप भेजें। पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारा बजट पिछले साल का 1,70,000 करोड़ राशि, अगर कोई हिसाब लगा सके तो बहुत बड़ी राशि होती है, 1,70,000 करोड़। तो इतना बजट हमारा है। इस बजट में आपने जो काम आप देंगे उन सब कामों को हम कराएंगे। और अगर बजट की कोई कमी रहती है, हम इस बजट को हर काम के लिए बढ़ाने का भी हमारे पास रास्ते हैं, हम उनको बढ़ा करके भी आपको करने के लिए, देने के लिए तैयार हैं। आपसे एक ही निवेदन है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो इस नाते से सब भागीदारी अपनी करेंगे। तो आप काम बताते जाइए, हम करते जाएंगे, आप समस्या बताते जाइए, हम हल करते जाएंगे। ये हमारा काम है, हम आपके किसी काम को नहीं रुकने देंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बड़ी सौगात आज आप गुरुग्राम जिले के लोगों को देकर जा रहे हैं। आप सब यहाँ पहुंचे, आप सबका भी अभिनंदन, आप सबका स्वागत और आप सबका आभार। मैं मीडिया के भाइयों का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने यहाँ पर बहुत देर तक इंतजार भी किया और पूरी कवरेज की। उनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और सांस्कृतिक